हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स मिक्स होकर के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो एक सिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक s ऑर्बिटल है, इसमें 3 p ऑर्बिटल्स x px py pz, 3 x ऑर्बिटल्स हो गए, एक dz स्क्वायर ऑर्बिटल और एक dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके इस तरह से इसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, जिसमें ऑक्टाहेड्रन के कोनों में अंदर इस तरह से सारे ऑर्बिटल्स सिचुएटेड होते हैं। इस स्ट्रक्चर में 4 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होते हैं जो कि स्क्वायर के चारों कोनों में ओरिएंटेड होते हैं, जबकि 2 जो हैं इस एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे होते हैं। इनको हम एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसको समझने के लिए हम जिस कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं वो है SF6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो SF6 मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये अब अपन देखने जा रहे हैं। SF6 में सेंट्रल एटम Fs का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3s2 3p4। ठीक है, इसको अपन यहाँ बॉक्स में दिखा रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 3s में से और 3p में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d ऑर्बिटल में इस प्रकार से चले जाते हैं, जिससे कि हमारे पास में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स जो अवेलेबल हो जाते हैं, इनमें से फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और इस प्रकार से SF6 का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। ये देखो, ये क्या बन गया, SF6 का मॉलिक्यूल बन गया। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो कि है IF5 मॉलिक्यूल। इस IF5 में सेंट्रल एटम आयोडीन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5 होता है। ठीक है, इसको हम इसके ऑर्बिटल डायग्राम्स को शो करने के लिए पहले अपन बॉक्स को देखते हैं। 5s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में एक तो 5s से और एक 5p से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, इन 6 बने हुए ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, हमें 7 भरने हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वहाँ पर 6 ऑर्बिटल्स जो बने थे उनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हमको 6 ऑर्बिटल्स में भरने हैं। देखो 5s में है, 5p से दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, d ऑर्बिटल में चले गए। तो अब यहाँ पर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे के ऐसे मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस तरह से इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इनमें से किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी में सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो तो फ्लोरीन के 6 एटम्स के pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर में या इस हाइब्रिडाइजेशन में इक्वेटोरियल और एक्सियल ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और 2 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल के बीच में भी 90 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ये देखो, एक्सियल ऑर्बिटल्स के साथ में जो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल है उनके बीच का बॉन्ड एंगल भी 90 है और 2 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल के बीच का भी बॉन्ड एंगल
90 डिग्री है। अब इसमें बात ये आती है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे भरा जाए। इसमें हमको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चूंकि रिपल्शन क्रिएट होता है, इसलिए हमको ऐसा पोजीशन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना होगा जहाँ से रिपल्शन सबसे कम हो। तो वो स्थिति आती है कि जब उसको एक्सियल स्टेट में भरा जाए। तो देखो हमने यहाँ पर इसको शो किया, ये अक्षीय कक्षक है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति बताती है कि यहाँ पर प्रतिकर्षण सबसे कम होगा, इसलिए इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी जो कि स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर कहलाएगी। ठीक है, एक और इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे XeF4 मॉलिक्यूल का। इस XeF4 मॉलिक्यूल में जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5s2 5p6 5d0। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं, 6 ही हैं, वो तो फिक्स है। तो हमको 6 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, यानी कि यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, एक s में और एक p ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने से इसको हम कहाँ लगाएंगे, उसी तरह से जहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होगा। जैसे हमने लास्ट मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में लिया था, तो यहाँ पर भी हम किस में लगा देंगे, हम दोनों एक्सियल पोजीशन पर इस तरह से इसको शो कर देंगे। ये देखो, ये बन गया XeF4 का मॉलिक्यूल, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ तो फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, और एक्सियल ऑर्बिटल्स में ऊपर और नीचे दोनों तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जिससे कि इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर इस प्रकार के एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन के पाए जाते हैं। वो एग्जाम्पल हैं जैसे कि AlF6-3, PF6-2, एंटीमनी, पेंटाफ्लोराइड, आयन, जीनॉन, ऑक्सीफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो ऑक्सीजीनॉन आयन। ये जो एग्जाम्पल हैं, ये सभी इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इसी में कंटिन्यू करते हैं, जो कि कौन सा है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप समझने लग गए तो आप इसको फटाफट समझ लेंगे। अब देखो इसके अंदर एक s 3p, ये देखो एक s 3p और 3 d ऑर्बिटल dxy dyz और dzx, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स हैं d ऑर्बिटल्स। ये जब मिलते हैं तो इस तरह से 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, 5 तो पेंटागन में सिचुएटेड होते हैं और एक ये पांचों ऑर्बिटल्स आपस में 72 डिग्री पर सिचुएटेड हैं, और बाकी 2 उनके परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे सिचुएटेड होते हैं, जो 90 डिग्री पर होते हैं। इस तरह से इसकी पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं IF7 मॉलिक्यूल का और XeF6 मॉलिक्यूल का। तो अब आपको पता ही है कि आयोडीन का हम पहले भी देख चुके हैं, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5p5 होता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सब एक एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके हायर एनर्जी लेवल यानी 5d में चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक s 3p और 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गए, किसके लिए, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इन सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल के साथ मिलके पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बना लेता है। ये देखो IF7 की स्ट्रक्चर हो गई, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है। ये आपस में अंदर वाले ऑर्बिटल्स 72 डिग्री पर और ये 90 डिग्री पर सिचुएटेड है। इस तरह से इसकी पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाती है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ XeF6 मॉलिक्यूल देखते हैं। इसमें ये देखो सेंट्रल एटम जो है, इसका जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था क्या होता है, 5p6 होता है, यानी कि यहाँ पर
सारे इस इलेक्ट्रॉन्स के अनपेयर्ड होने के अलावा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5s में मौजूद है। तो जब हम इसकी बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स के साथ में तो फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हमें कहाँ सिचुएटेड करना है, सबसे बड़ी यही बात है। तो हम इसमें हर चीज़ में यही ध्यान रखेंगे कि जहाँ प्रतिकर्षण सबसे कम हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो हमको ऐसी जगह लगाना है। तो वो एक्सियल पोजीशन होती है, हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी देखा था। तो इस तरह से इसको हम लगा करके पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हमारे सारे हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार पूरे हो गए। आपको अलग अलग उदाहरणों से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन यूज़ है उसमें हम इसके द्वारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार, और ये सब शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे जान सकते हैं ये अपन अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसके सेंट्रल एटम का हमको अंदाज़ा लग जाता है कि उसमें किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, और जब वो पता लग गया तो हमको उसकी ज्योमेट्री आसानी से पता लग सकती है। तो हमको इसके लिए क्या क्या ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स होते हैं वो देखो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल जो बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उनमें केवल एक बॉन्ड सिग्मा होता है और बाकी के बॉन्ड्स जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तीसरा पॉइंट है, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर उसके सिग्मा बॉन्ड की संख्या के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अब देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो उसके सेंट्रल एटम से डिपेंड करती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो केवल सेंट्रल एटम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का जो अपन देख रहे हैं कि इसका सेंट्रल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके जब उसका हाइब्रिडाइजेशन हम डिसाइड करने जा रहे हैं तो हम उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। अब देखो, यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के सिग्मा बॉन्ड और उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 3 या 4 है तो उसके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे होंगे, sp, sp2 या sp3 होंगे। मतलब 2 है तो सिग्मा बॉन्ड उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 2 है, 3 है या 4 है, तो उसके आधार पर इनका क्रमशः हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 या sp3 होगा। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग यदि बढ़कर के 5, 6, 7 हो जाता है तो उसके हाइब्रिडाइजेशन कम से कैसे होंगे। 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3 होगा। ये अपन पहले भी हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ा था तब हम देख रहे थे। अब देखो, किसी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का होगा वो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि एब्सेंट है तो उस स्थिति में उसके हाइब्रिडाइजेशन से ही हम उसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हाइब्रिडाइजेशन, ये देखो टेबल बनाई हुई है हमने यहाँ पे, तो ऊपर तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार लिए हैं और नीचे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ली है। यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर ज्योमेट्री, sp2 है
तो प्लेन ट्राइगोनल प्लेन ट्राइंगल प्लेनर ज्योमेट्री, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल और इसमें ये आपके पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। अब देखो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से किस तरह से मॉलिक्यूल की शेप इफेक्ट करती है, इसको अपन ये टेबल जो हमने बनाई है इसमें देखते हैं। देखो अब आप देखते हैं, ये एग्जाम्पल है BCl2 मॉलिक्यूल का, जिसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड ने आपको अभी बताया था कि वो हमेशा सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए 2 सिंगल बॉन्ड है। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो अब आप C और प्लस D को मिला दोगे, C प्लस D करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास? 2 ही आएगा। यानी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp होगा और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इसी तरह अब हम देखते चलते हैं, सभी में इनको आप ऐड करते चलो, आपको पता लगता जाएगा। हम शुरू के 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं, बाकी आप टेबल में देख के खुद समझ सकते हैं कि ये BCl3 में 3 ये स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से हमने बनाया था जब हाइब्रिडाइजेशन शो किया था तभी भी। अब देखो सिग्मा बॉन्ड 3 है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है और C प्लस D करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 ही आएगा, यानी कि sp2 3 ऑर्बिटल्स इसमें संकरित होंगे। तो ये कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। इस तरह से अब आप चलते चलो। अब हम आते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल पर। अब देखो ये NH3 मॉलिक्यूल हमने लिया, NH3 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता ही है। अब इसका हमको देखना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखो इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और 1 नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वाटर मॉलिक्यूल पर। इसमें भी देखो 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, आगे चलते चलो, 2 लोन पेयर है, 4 हो गए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा शेप कैसी हो जाएगी? पर कोणीय ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी। इसी तरह से हम आगे चलते जाते हैं और देखते जाते हैं कि किस तरह से। अब देखो इसमें आ जाओ वापस, ये हम एग्जांपल लेते हैं SF6 का। ठीक है, SF6 में देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है? 0 है। ये हो गया। तो 6 किस में होते हैं? sp3d2 में। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। IF7 में क्या हुआ था? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया था, जिसकी वजह से ये 7 हो गए थे। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन गई थी। तो आज उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें यदि पता हो तो हम उसकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।